मेरे असातिज़ा जो यहाँ पे मौजूद हैं, तो उनकी मौजूदगी में मैं जसारत कर रहा हूँ। और बहुत ज़्यादा खौफ भी हो रहा है कि ये मेरी गलतियाँ निकालेंगे। तो लेकिन मैं इनको रिक्वेस्ट करूँगा कि बाद में मुझे कर दीजिएगा। वो दिन हवा हुआ जब पसीना घुमाता वो दिन चले गया जब वो गलतियां करते हैं। हाँ गलतियों से मुकर्रा हो गई यहाँ से सीख जाएगा। हम इसी तो चलिए। आज का टॉपिक जो मुझे मिला है वो ब्लड प्रेशर है। तो ब्लड प्रेशर पे हम बात करेंगे। करते जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बिस जिब्ना। जैसे कि हम सबको पता है कि ब्लड का मतलब खून है और प्रेशर का मतलब उसका दबाव। तो ब्लड प्रेशर की जो टर्म यूज की जाती है वो इसमें होती है कि हमारे जिस्म के अंदर खून का जो दबाव है वो कितना है। अब खून का दबाव एक नॉर्मल हद तक रहना चाहिए, उससे वो कम जाएगा तो फिर भी प्रॉब्लम करेगा, उससे वो ज्यादा जाएगा तो फिर भी प्रॉब्लम करेगा। अब कॉमनली हमें तो इस पे आ जाना चाहिए कि सीधा थेरेपी की तरफ आए और उसके सिम्टम्स के उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है दूसरा। लेकिन मैंने अपनी प्रैक्टिस में भी देखा और बीइंग प्रोफेशनल हमारे इल्म में होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर जो है वो किस तरीके से और कौन वजूहात हो सकती है। अगर उन वजूहात का हमें पता हो तो हम उसको बेहतर तरीके से डील कर सकेंगे, बजाय इसके कि हम कॉम्बिनेशन की तरफ चले जाएं और टोटकों की तरफ चले जाएं। अगर हमें उसका पता लग जाए कि इसकी बेस पे क्या है, इसकी वजह क्या मान रही है, तो फिर हम उसको ट्रीट करेंगे तो फिर वो क्योरेबल होगा, वो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अल्टीमेटली आपका पेशेंट जो है वो बड़ा रिलैक्स फील करेगा। और ऑर्गेनन में जो एलिमन साहब ने फरमाया है कि क्योर एज इट इज टर्म, कि शफा ऐसी हो जो उसका हक है, वो हक की तरफ भी आप ले जाएंगे। कॉमनली दो चीजें होती हैं ब्लड प्रेशर को पीछे से इसका प्रेशर बनाने के लिए जो चीज पंप करती है वो हार्ट है। हार्ट ने ब्लड को पंप करके वेसल्स के अंदर भेजना होता है। जब वो तेजी से पंप करता है तो ये ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है। हार्ट जब लो पंपिंग करता है तो ये ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। अब जब हमने इसको पंप की मिसाल दी है तो हम ये देखेंगे कि जो आगे वेन्स हैं, अगर वो वेन्स खुली हुई हैं तो फिर ये होता है कि जैसे आप पंप के आगे पाइप खुले साइज का लगा दें तो आपका प्रेशर पानी का जो है वो कम हो जाता है। जब पाइप जो है वो थोड़ा सा सुगड़ा हो, थोड़ा सा बारीक लगा दें तो फिर वो उसका पाइप का जो प्रेशर होता है वो बहुत तेज हो जाता है। तो ऐसे ही ब्लड से मुतल्लिका जब आगे शरियानें आती हैं तो उन शरियानों में किसी वजह से अगर सख्ती आ जाए, अगर उसमें कोई अंदर प्लाक वगैरह या कोई ऐसा चीज अंदर जम जाए जिसकी वजह से उनका हुजूम जो है अंदर कतर जो है वो छोटा हो जाए, तो फिर प्रेशर तेज होना शुरू हो जाता है। हार्ट तो उसी कर रहा है, पंपिंग कर रहा है, लेकिन ब्लड का प्रेशर तेज हो जाता है। तो ये मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, मेन दो ही होती है। एक हार्ट की वजह से उसकी पंपिंग ज्यादा हो जाती है जब खून को प्रॉपर एंड तक पहुंचाना होता है। वेसल्स में क्यों प्रॉब्लम आती है उसके आगे मुख्तलिफ और डिजीजेज होती हैं। तो इसलिए हम इसको दो कैटेगरीज में ले सकते हैं। एक इसमें ले सकते हैं कि जी ब्लड प्रेशर एज इट इज ब्लड प्रेशर, यानी कि वो ब्लड प्रेशर एज ए डिजीज, कि वो बीमारी है, और दूसरा किसी और बीमारी की वजह से आने वाली एक अलामत। इन दो सूरतों में हम उसको ले सकते हैं। जब डिजीज के तौर पे लेंगे तो पेशेंट ये आपको कहेगा कि जी मुझे और तो कोई मसला नहीं, एक्सीडेंटली बस मैंने टेस्ट करवाया, चेक करवाया ब्लड प्रेशर ज्यादा निकल आया, तो इसका और तो मुझे कोई अलामत तो नहीं मुझे आ रही है, दूसरा ऐसा कोई मुझे इससे परेशानी इससे कोई भी नहीं है। और दूसरा होगा कि जी ब्लड प्रेशर ज्यादा आ रहा है, आपके पास पेशेंट आया है, लेकिन आप तो जब ऑब्जर्व करते हैं, जब ब्लड प्रेशर को आपने पढ़ा होगा कि ये किन किन प्रॉब्लम्स की वजह से आ सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, तो आपको अंदाजा होगा कि इसकी हार्ट बीट जो ठीक है, पल्स इसकी नॉर्मल जा रही है, यूरिन की प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब है उसकी किडनी पे फोकस करें, उसके लीवर पे फोकस करें अगर लीवर से मुतल्लिका सिम्टम्स आ रही हैं।
उसके आप एस्थमा तो डायरेक्ट उसकी ब्लड प्रेशर की वजह से भी हो सकता है, लेकिन एस्थमा की वजह से भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। उसके आप एनवायरनमेंट की तरफ जाएंगे, किस एनवायरनमेंट में वो रह रहा है, उस एनवायरनमेंट की वजह से हो सकता है कि उसकी बीवी ने उसको इतना तंग किया हो कि वो ब्लड प्रेशर कमजोर हो जाए। तो अगर बीवी आई तो हो सकता है उसके बंदे ने इतना उसको तंग किया हो, भाई यहाँ पे शोहर इस्तेमाल नहीं कर रहा, बंदा इस्तेमाल कर रहा, क्योंकि शोहर होता है दुनिया नहीं पढ़ाया बंदा नहीं काम होता है। तो इन दोनों का ब्लड प्रेशर, ये ऑब्जर्वेशन जो करनी है वो उसका काम है जो मुआलिज है, यानी कि आपका काम है कि आप इसको ऑब्जर्व करें प्रॉपर कि इसकी वजह क्या हो सकती है ये ब्लड प्रेशर की। उसके लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन पे जा सकते हैं, उसके लिए आपकी अपनी जाती तौर पे जो आपका इल्म है वो आपको गाइड करेगा कि ये पेशेंट जो है वो किस हद तक प्रॉब्लम का शिकार है और किस वजह से इसका ब्लड प्रेशर वो ज़्यादा आ रहा है। ज़्यादातर यही है कि जब कोई ज़्यादा काम करने की वजह से या किसी ऑर्गन के डिस्टर्ब होने की वजह से जिस्म के अंदर जो जहरीले मादे हैं उनका ज्यादती हो जाती है, और वही ज्यादती जो होती है जब उनको गुर्दे फिल्टर नहीं कर पाते, उसकी वजह से ज्यादती होने की वजह से जब ब्रेन को मैसेज आता है कि जिस्म के अंदर ये जहरीले मादे ज्यादा हैं, तो हार्ट को ज्यादा तेजी से पंप करके उसको फिल्ट्रेशन प्लांट की तरफ भेजना पड़ता है कि ये जल्दी से इसको फिल्टर करके इसमें से ये जहरीले मादे निकाले जाएं। तो फिर ये वक्ती तौर पे भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, फिर ये परमानेंट भी हो सकता है अगर हम इसकी तरफ तवज्जो ना दें, उसकी बीमारी की तरफ तवज्जो ना दें। मुसलसल तौर पे जहरीले मादे जिस्म के अंदर पैदा हो रहे हैं, किडनी उनको प्रॉपर फिल्टर नहीं कर पा रहा, और इस वजह से वो ब्लड प्रेशर का पेशेंट बन गया है। तो ये सारा मेरा अर्ज करने मकसद एनाटमी आपको पढ़ाने नहीं है, फिजियोलॉजी पढ़ाना नहीं है, आप माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा जानते हैं। मकसद सिर्फ ये है कि हम इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं ब्लड प्रेशर को प्रॉब्लम्स के साथ, कि प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं उनको ब्लड प्रेशर के साथ तल्लक, क्या वो ब्लड प्रेशर की वजह से आ रही हैं या ब्लड प्रेशर और प्रॉब्लम्स की वजह से हो रहा है। अगर हम इसको पूरा देख लेंगे तो ब्लड प्रेशर को डील करना बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इसको डील कर पाएंगे। क्योंकि इसको खत्म नहीं करने से मैं ज़्यादा फिजियोलॉजी पैथोलॉजी या इसमें नहीं जा रहा। इसका एज के साथ भी तल्लक है ब्लड प्रेशर का, कि कॉमनली बच्चों में ब्लड प्रेशर नहीं पाया जाता, अक्सर तौर पे अगर देखा जाए तो बच्चों में नहीं पाया जाता। कॉमनली आपको ये मिलेगा 35 से अबव, 40 से अबव, 60 तक मिलेगा, 60 इस रेंज में आपको ये ब्लड प्रेशर ज़्यादा पेशेंट में मिलेगा। और ऐसे लोग जो शराब नोशी के आदी हैं, ऐसे लोग जो बसियारखोरी के बहुत ज़्यादा खाने के, चिकनाइयाँ कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ ये सब चीज़ें खाने की जिनको आदत है, उन लोगों में आपको ब्लड प्रेशर ज़्यादा मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि कब्ज़ की वजह से ब्लड प्रेशर हो सकता है, यानी कि ज़्यादा खाने की वजह से। और फिर ये कि हमने ब्लड प्रेशर की तरफ जाना क्यों है, क्यों ज़हन में आएगा कि इसको हम ब्लड प्रेशर को डिटेक्टिव है कि इसका ब्लड प्रेशर भी चेक करना चाहिए। उसकी मुख्तलिफ सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स क्या है कि पेशेंट आपके पास जब आएगा तो उसके सर दर्द होगा, सर दर्द के साथ आएगा, पट्ठों में खिंचाव उसको महसूस होगा, डलनेस महसूस होगा कि जी पहले तो बड़ा प्रॉपर काम कर रहा था, कुछ दिनों से काम में मेरा दिल नहीं लग रहा, कुछ दिनों से मेरे साथ में दर्द शुरू हो जाती है, कुछ दिनों से मुझे चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। तो आपका जहन बाकी जहाँ मुख्तलिफ चीज़ों की तरफ जाएगा, वहाँ पे एक ब्लड प्रेशर भी है, ब्लड प्रेशर की तरफ भी आपका जहन जाएगा। अगर ब्लड प्रेशर उसका ज़्यादा मिलता है तो फिर ब्लड प्रेशर आप लिख ज़रूर लें, लेकिन उसकी काज की तरफ जाएं कि ये सिम्टम जो आ रही है किस वजह से आ रही है, ताकि उस ऑर्गन से मुतल्लिका जब आप रेमेडीज देंगे ना तो ब्लड प्रेशर आपका प्रॉपर होना शुरू हो जाएगा, वो नॉर्मल पे आना शुरू हो जाएगा। तो मोटे ताजे लोग, ज़्यादा गोश्त खाने वाले, अल्कोहल का इस्तेमाल करने वाले, कि मैंने इसलिए लिख लिया था ताकि मुझे भूल ना जाए कि ये कोई पॉइंट रहना जाए। ब्लड प्रेशर जो है उसका हमने एज को भी कर लिया डिस्कस। अब जी जो कॉमन इंटरेस्ट की बात है जिसके लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए कि इसकी रेमेडीज, ब्लड प्रेशर में जो रेमेडीज आएंगी वो कौन सी होंगी, और वो जो कॉमनली मैंने जो अपनी प्रैक्टिस में देखी है वो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा कि वो क्या, और उनकी किन अलामात की बेस पे अगर आप उनको अगर दे देंगे तो वो इंशाल्लाह ताला ब्लड प्रेशर पर बहुत अच्छा उसका इफेक्ट होता है। सबसे कॉमन जो मेडिसिन है वो रोएफिया क्यू है, बदर टेक्चर,
वेलफेयर क्यों 4 घंटे के वक्फे से उसको दें जितनी देर तक ब्लड प्रेशर उसका नॉर्मल ही आ जाता है। लेकिन ये वेलफेयर आप दे रहे हैं उसको एज डिजीज कि जब ब्लड प्रेशर है उसको आपने डाउन करना है, यानी कि आप फोकस कर रहे हो डिजीज को, उसके सिम्टम्स को फोकस नहीं कर रहे हैं कि पेशेंट आपके पास आया नहीं बाकी छोड़ो मेरा ब्लड प्रेशर डाउन करो। या आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं और ट्रीटमेंट के दौरान आपकी रूटीन की मेडिसिन जो आपने उसके प्रेस्क्राइब की हुई है उससे ब्लड प्रेशर उसका कंट्रोल नहीं हो रहा, तो ये मदर टेंशन आप देंगे वेलफेयर क्यों 4 घंटे के वक्फे से, तो तकरीबन 5 से 6 ड्रॉप्स आप उसको दे दें एक टाइम पे, सुबह दोपहर शाम दें, या 4 घंटे के वक्फे से देंगे तो ये ब्लड प्रेशर डाउन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ इसमें पाई जाएगी कि पेशेंट में घबराहट बहुत ज़्यादा पाई जाएगी। वेलफेयर का जो पेशेंट होगा उसमें घबराहट बहुत ज़्यादा पाई जाएगी। उसके बाद ये आरएम मेट 200 या 1 ml 10 मिनट के वक्फे से 3 डोजें दें। आरएम में 200 दे सकते हैं, 1 ml दे सकते हैं, 10 मिनट के वक्फे से 3 डोजें देंगे तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। किन लोगों का जिनमें डिप्रेशन, अफसुर्दगी, उनमें खुदकुशी का रुझान के जी मैं बीमारी ना चंगा है मैं खुदकुशी कर रहा हूँ, ये उनमें होगा। और इसके साथ दिल की अलामत पाई जाएगी, हार्ट से रिलेटेड जो सिम्टम पाई जाएगी, खुदकुशी का रुझान पाया जाएगा, परेशानी होगी, अफसुर्दा होंगे। आरएमएट 200 या 1 ml में अगर आप, ये इमरजेंसी की बात कर रहा हूँ, जब इमरजेंसी में ब्लड प्रेशर के लिए आपके पास पेशेंट आए तो 200 या 1 ml में आप उसको 3 खुराकें देंगे 10-10 मिनट के बाद से ब्लड प्रेशर इंशाल्लाह ताला उसका नॉर्मल हो सकता है। उसके बाद ये आरएम आयोडीन 200 30 लो पोटेंसी में है आरएम आयोडीन जी 6 घंटे के वक्फे से जब तक ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं आता। इसमें एक इमेजिनरी कैफियत भी पाई जाती है। इसमें ये होता है कि हार्ट से रिलेटेड सिम्टम्स तो हमारे पास मिलेंगी, इसमें खून की नालियों का सख्त होना भी मिलेगा। जब पेशेंट अगर आपके पास चल रहा है या पेशेंट आपके पास आया है तो उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो ज़्यादा होगा, उसकी खून की नालियाँ जो होंगी वो सुखड़ी हुई होंगी या सख्त हुई होंगी, हार्ट से रिलेटेड उसके सिम्टम्स तो मिलेंगी। लेकिन इसके साथ एक इमेजिनरी कैफियत भी पाई जाएगी, वो ये होगी कि इसको महसूस होगा जैसे मेरे जिस्म का कोई हिस्सा जो है ना वो सुन्न हो रहा है या उसे फालिज हो रहा है। जैसे जब मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो मुझे यूँ लगता है जैसे मेरा बाजू काम करना छोड़ गया, जैसे मेरी टांग ने काम करना छोड़ दिया, जैसे मेरा जो है ना ये पूरा मुंह जो है वो सुन्न हो गया। यानी कि जरूरी नहीं है किसी खास ऑर्गन का, किसी भी हिस्से में इसको ये महसूस होगा। लेकिन जब आप सुई के साथ या ऑब्जर्वेशन का देखेंगे वो तो ठीक है, लेकिन इसको फीलिंग आ रही है। अगर ये फीलिंग आ रही है तो फिर ये जब मेडिसिन देंगे तो ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, इसकी ब्लड प्रेशर नॉर्मल पे ले आएगी। फिर जी ब्लड प्रेशर को जब रूटीन में एक पेशेंट आपके पास आ रहा है उसको रूटीन में ब्लड प्रेशर की और उसकी बाकी सिम्टम्स जो है वो गायब हो चुकी है या बाकी सिम्टम्स उसके पास नहीं आ रही है, आपने सिर्फ ब्लड प्रेशर को डील करना है। या आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं और ब्लड प्रेशर उसका कंट्रोल नहीं हो रहा तो फिर ब्लड प्रेशर को उसको कंट्रोल करने के लिए दरमियान में अगर आप ब्राइटा का 200 या 1 ml एक हफ्ते में 1 डोज 3 हफ्ते के लिए आप दे दें तो मेरा ख्याल है ये इंशाल्लाह ताला उसके लिए काफ़ी होगी। लेकिन कौन सी सिम्टम्स पे देनी है कि वो पेशेंट जो होगा वो कंफ्यूज होगा जहनी तौर पे, यानी कि वो अच्छा जी होंदी भी है तो नहीं भी होंदी, दर्द होती है जी पता नहीं खास समझ नहीं लगती लेकिन बस है, यानी वो कंफ्यूजन है उसमें, ठीक है। ज़हनी कमजोरी है, यानी वो काम करने के लायक नहीं है। वो कहता है कि मैं सोचता तो हूँ ये मैं कर सकता हूँ लेकिन जब मैं करता हूँ तो थोड़ा सा काम करने के बाद मुझे महसूस होता है मैं नहीं कर सकता, वही कंफ्यूजन, ठीक है। जब इसमें ऐसी सिम्टम्स आ रही हैं ये ब्राइटा कार्ब की, देखिए ना जो भी हम सिम्टम्स डिस्कस कर रहे हैं ना, जो मेडिसिन डिस्कस कर रहे हैं, अगर मटीरियल मेडिका का नॉलेज आपके पास है तो इनको डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ मेडिसिन का नाम लें और वो मटीरियल मेडिका के अगेंस्ट जब आपको उसकी रेड लाइन सिम्टम्स पता है तो आपको पता होगा कि ये सिम्टम्स हैं या इनमें से 1-2 सिम्टम्स में हैं तो हम इसको देख के इसको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमें मटीरियल मेडिका आता हो तो इतनी लंबी ज़्यादा हमें डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत ही ना पड़े, सिर्फ हम मेडिसिन से नाम लें और ये हो जाए। तो ब्राइटा का कंफ्यूज होगा, ज़हनी कमजोरी होगी, दिमागी मेहनत नहीं कर सकता और जो है ना वो काम करने में
सुस्ती उसको महसूस होगी। तो हफ्ते में एक डोज 3 हफ्ते के लिए आप देंगे तो ब्लड प्रेशर जो है उसका वो नॉर्मल पे रहेगा, दोबारा इंशाल्लाह ताला नहीं बढ़ेगा। ब्राइटाम्योर 3x या 6x 4 घंटे के वक्फे से। जब ऊपर वाला ब्लड प्रेशर या सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो, आपने ब्लड प्रेशर को चेक किया है, और नीचे वाला जो है वो बहुत कम हो, यानी कि दोनों के दरमियान डिफरेंस जो है वो काफी ज्यादा हो, ऊपर वाला जो है वो हाइपरटेंशन में हो और नीचे वाला जो वो हाइपो को शो कर रहा है, तो ये जो इस कंडीशन में जब आएगा तो फिर ब्राइटाम्योर जो है वो 3x या 4x में 4 घंटे के वक्फे से आप देंगे, जब तक ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो जाता उसको आप देते रहेंगे। इसी कंडीशन में विस्कोमाल्गम मतलब टेंशन भी है, विस्कोमाल्गम क्यू, उसको अगर आप 4 घंटे के वक्फे से देते हैं तो वो भी, उसमें भी यही सिम्टम पाई जाती है कि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा हाई होगा, नीचे वाला जो होगा वो ज़्यादा कम होगा। क्रेटिगस जो है वो बड़ा ज़बरदस्त हार्ट टॉनिक है, और वो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करते हैं, लो वाले को भी नॉर्मल करते हैं और हाई वाले को भी नॉर्मल पे लेके आता है, उसका डायरेक्ट हार्ट पे तल्लुक है। जब हार्ट से मुतल्लिक़ सिम्टम मिलेंगे तो हमें क्रेटिगस के उस पे काम करेंगे। कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरा, कैक्टस 30 में 3 घंटे के वक्फे से आप दे सकते हैं। शुरू है जब एंजाइना हो, दिल में दर्द हो रही हो और जो दिल जो है वो बहुत कमजोरी महसूस कर रहा हो, ठीक है, वीकनेस हो, तो कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरा उसकी बड़ी अच्छी मेडिसिन है। कोई मसला नहीं। जी, कोई फायदा हो रहा है या चलो कंटिन्यू करें ना, बोर तो नहीं हो रहे? पक्की बात, साइलेंस ज्यादा हो गया साइलेंट होने का मतलब ये है कि बड़ी गौर ਨਾਲ सुनो ताकि कोई जो पॉजिटिव समझना हो कि ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ तो ਸਾਹ नहीं उठा सर वो साटा भी नहीं सी निकलता। कलकेरिया काम ਕਾਬਲ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ कलकेरिया का 201 एम, या यानी कि दो पोटेंशियम मैं बता रहा हूँ तो इन दोनों में से एक, ऐसा नहीं करना कि 201 एम को मिक्स कर देना। मुझे वो डॉक्टर साहब का वो याद आ रहा है, उन्होंने वो दरमियान बताया कि उन्होंने किसी को बताया, किसी स्टूडेंट ने फ़ोन किया, उसने कहा जी कि इसके लिए मुझे पैसा बताएं, तो उन्होंने कहा जी कलकेरिया फ्लोर 6x टेक्स्ट कर दिया। उन्होंने कहा जी ये ज़रब किसके साथ लेंगे, तो 6 तो ठीक है, लेकिन आगे जो आपने ज़रब दिया है वो आगे लिखना भूल गए हैं कि किसके साथ ज़रब देंगे। तो ऐसे भी लोग होते हैं, तो इसलिए आई एम श्योर कि मेरी ऑडियंस में ऐसे नहीं है, तो लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि ये दो अगर पोटेंशियम बता रहा हूँ, कंफ्यूजन हो सकती है, ये दोनों को इकट्ठा नहीं देना। जो आपके पास अवेलेबल है, 30 अवेलेबल है तो 30 दे दें, 200 अवेलेबल है तो 200 दे दें। या पोटेंशियम की सिलेक्शन पे हम कभी बात करेंगे कि जी किस नौइयत की सिम्टम हो तो कोई उन पे लो पोटेंशियम पे जाना है, कौन किस नौइयत की सिम्टम हो तो उन पे हाई पोटेंशियम पे जाएंगे, वो नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट में बात करेंगे। तो कलकेरिया का 200 या 1 एम हफ्ते में एक डोज 3 हफ्ते के लिए किनको देंगे? कलकेरिया का बड़ी ही बदनाम है मोटों के लिए, ऐसे मोटे जो पिलपिले जिस्म का मालिक हो, यानी कुछ तो होते हैं ना पहलवान जो उनका मसल्स बिल्ड कर गए बड़ा, ऐसे मोटे जो पिलपिले जिस्म के हैं कि यानी उनका हाथ अगर पकड़ा है तो छोड़ने को दिल ही ना करे, ये बड़ा मजेदार है। तो बड़ा यानी कि पिलपिला समझ रहे हैं ना, जैसे सॉफ्ट सी बॉल होती है, उसको जब आप दबाते हैं तो दबती चली जाती है, इसी तरह से कलकेरिया काफ का जो बॉडी होती है वो ऐसी होती है कि जब उसको पकड़ते हैं तो आपका हाथ जो उसको साहब सदगान के लिए ये इस्तेमाल यूज होता था कि जी ये जो बड़े माशाल्लाह पीर साहिबान और जो होते हैं उनका कॉमनली जिस्म आपको जो है वो कलकेरिया काफ का बिल्कुल कह सकते हैं। मोटे पिलपिले की इनके एक सिम्टम पाई जाए कि मोटे तो और भी ज्यादा मेडिसिन में मिलेंगे, लेकिन कलकेरिया काफ का जो मोटा होगा उसके सर में पसीना आता है, हथेलियों में पसीना आता है, उसके पाँव की तलवों में पसीना आता है, और ये सर्दी ज्यादा इसको लगती है। ये इसकी कॉमन सिम्टम्स मिलेंगी इस मोटे की। अंडे खाने को बहुत दिल चाहता होगा,
और मरीज को सर्दी ज़्यादा लगती है, ये तो मैं पहले बता चुका। लेकिन अंडे खाने पे मुझे याद आ गया, एक साहब ने अपनी किताब में लिखा, पाकिस्तानी है, उन्होंने कहा जी कि मेरे क्लिनिक पे एक खातून आई और वो जनाब मैंने उसकी बड़ी केस टेकिंग की, और फिर जब मैंने देखा उसकी टोकरी में अंडे थे, मैंने कहा ये अंडे क्यों रखे हुए हैं, तो उसने कहा जी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसकी बेस में मैंने स्किलगिरिया कहा दी और वो ठीक हो गई। अब उस शरीफ आदमी से पूछे कि वो अंडे लेके तेरे क्लिनिक पे क्यों आए। ये शॉर्ट तरीके हैं। असल तरीका ये है कि आप उसकी केस टेकिंग के दौरान उसके मुंह से उगलवाएं, उसको बोलने दें, उसको बोलने दें, इतना बोलने दें कि वो फ्रैंक हो जाए आपके साथ और ये सारी बातें बताए। उसे ये महसूस ना हो कि जी मैं से जब अंडों की पसंदीदगी का बताऊं तो ऐसा ना हो कि ये कोई इररेलेवेंट हो, क्योंकि उसने बहुत सारी इररेलेवेंट बातें पहले ही की होंगी। तो इसलिए ये जब आपने केस टेकिंग करनी है तो आपको इतनी महारत होनी चाहिए कि आप उसके मुंह से ये निकलवा सके। आप खुद जब पूछेंगे तो अंडे तो सभी को पसंद है, लेकिन जब पेशेंट खुद बताए कि आपकी फेवरेट कौन सी डाइट है, तो वो सबसे पहले अंडों का नाम ले। उसके साथ अगर उसके चेहरे में पसीने वगैरह एक दूसरे आ रहे हैं तो ये क्लिनिक का जो है उसकी बेहतरीन मेडिसिन बन जाएगी। अब जी कोनियम आ गया। कोनियम 200 और 1 ml हफ्ते में एक डोज 3 हफ्ते के लिए। ये ज्यादातर बूढ़ों और बच्चों के लिए इसको बदनाम किया गया है इस दवाई को, और है बूढ़े कौन से जो रंडवे होते हैं और खवातीन जो बूढ़ी हो जाती हैं उनके लिए भी। बच्चों में इसलिए नहीं क्योंकि मैंने पहले कहा कि बच्चों में ब्लड प्रेशर का रिजल्ट जो है वो बहुत कम होता है। अगर ब्लड प्रेशर का आपको मिल जाता है बच्चों में तो उसकी कोई ना कोई वजह जरूर होगी, उसकी विरासत में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही होगी या कोई पैथोलॉजी होगी जिसकी वजह से वो ब्लड प्रेशर है, तो उसके पे आप ऐसी मेडिसिन ट्राई नहीं करेंगे। उसकी पैथोलॉजी के लिहाज से आप चलेंगे, उसकी सिम्टम्स के लिहाज से उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन या उसकी जो मेडिसिन बनेगी वो आपको देंगे। तो ये यहाँ पे आप बुढ़ापे में बूढ़े लोगों का जो आपके पास आते हैं, चक्कर आ रहे हो, वीकनेस हो, उनके जो ब्लड प्रेशर अगर पाया जाता है, क्योंकि वीकनेस और चक्कर जो आते हैं वो तो ब्लड प्रेशर लो की वजह से आते हैं, लेकिन जब बूढ़े में ये ब्लड प्रेशर हाई मिलेगा आपको और उसके साथ ये सिम्टम मिलेंगे तो वो कोनियम। इसमें प्रोस्टेट भी आ जाता है कि अगर वो प्रोस्टेट में होता है उसके साथ ब्लड प्रेशर है तो फिर ये कोनियम आ जाएगी। क्रेटिगस की हम बात कर सके थे, थोड़ी बात कर चुके हैं कि ये बड़ा अच्छा हार्ट टॉनिक है। तो थोड़ी सी हरकत करने से भी जो है वो दिल की धड़कन जो है वो बहुत तेज हो जाती है, हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। तो उस सूरत में क्रेटिगस बहुत बेहतरीन है। सांस फूल जाता है, नींद नहीं आती, नींद की कमी की वजह से क्रेटिगस जो है वो वहाँ पे आप देंगे मदर टेंशन 4 घंटे के वक्त से 30 में भी काम करेगी, ठीक है। मदर टेंशन भी दे सकते हैं, 30 में भी दे सकते हैं, तो 4 घंटे के वक्त से ही उसको दे सकते हैं। इग्नेशिया 200 1 ml 4 घंटे के वक्त से, यानी 200 भी दे सकते हैं, 1 ml भी दे सकते हैं 4 घंटे के वक्त से। इग्नेशिया जो है वो बड़ी बदनाम है जी कि मोहब्बत टूट जाती है, ठीक है, जज्बातियत, इसमें सदमे के असरात आएंगे। जब एक्सपेक्टेशंस आपने रखी हुई हैं और वो एक्सपेक्टेशंस टूट जाती हैं, वो मोहब्बत के ज़ुमरे में भी आ सकती है, लेकिन जब वो बिजनेस के ज़ुमरे में आएगी तो वहाँ पे प्रायोरियाँ आती है। प्रायोरियाँ को बंदा जो होता है ना बड़ा बानिया होता है, वो तो बानिया तो हमने वो क्योंकि वो इंडियन का लेक्चर सुना था तो जेल में आ गया बानिया, तो पाकिस्तान में हम ये कहेंगे वो शेख साहब जो होते हैं वो ब्राउनिया के होते हैं, वो बिजनेस माइंडेड तो बिजनेस माइंडेड जो होते हैं उनपे अगर ये आता है फिर ब्राउनी है। लेकिन जब जज्बाती वाबस्तगी है, एक्सपेक्टेशंस टूट रही है, तो उसकी वजह से इग्नेशिया है। और इग्नेशिया जो है ये प्राइमरी मेडिसिन है। जब फौरी उसको कोई सदमा पहुंचा उसकी वजह से ब्लड प्रेशर हो गया या दूसरा कोई ऐसा आ रहा है, अगर ये क्रॉनिक स्टेट में चला गया जी 10 साल पहले इनकी मंगनी टूट गई थी और इसके बाद इनकी मंगनी नहीं हुई है, अगर कोई टेंशन से लगा है तो ये फिर नेचुरल में हो रहा है। इग्नेशिया की जो क्रॉनिक है वो नेचुरल में हो रहा है। तो इग्नेशिया जब सदमे के असरात आते हैं, जज्बाती मुश्किलात में, एक्सपेक्टेशंस टूटने में, 4 घंटे के वक्फे से जब तक ब्लड प्रेशर डाउन नहीं हो जाता, पहली डोज से डाउन हो जाता है तो दूसरी डोज देने की जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरी की जरूरत हो तो 4 घंटे के बाद आप दे सकते हैं। फिर जो ग्लो 9
ग्लोनाइन जो है वो 3x में या 6 में आधे घंटे के वक्फे से दे सकते हैं। इमरजेंसी की मेडिसिन है, बहुत अच्छे इफेक्ट इसके आते हैं जी। इसका मेन जो आपको मिलेगा, चक्कर आएंगे, चक्करों की सूरत में है। दिमाग की तरफ इसका प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर जो होता है वो दिमाग जो होता है ना वो ज़्यादा, जिनकी शरेयानें फटने का खतरा हो जाता है, जिनकी फटती हैं, अगर उनको टाइम पे ग्लोनाइन दे दी जाए तो उनकी शरेयान कभी भी ना फटे। तो ग्लोनाइन इतनी ज़बरदस्त वहाँ पे काम करती है। आधे घंटे के वक्फे से दें। शदीद सर दर्द की सूरत होती है इसमें, और खून का प्रेशर जो होता है वो दिमाग की तरफ होता है। काली आयोडाइड 30-200 4 घंटे के वक्फे से सिर्फ 3 खुराकें, इससे ज्यादा इसको रिपीट किया क्यों होगा? सिर्फ 3 खुराकें क्यों देनी है, इससे ज्यादा क्यों नहीं रिपीट करनी? क्योंकि ये ब्लड प्रेशर जो बढ़ा होगा ये मैदे की वजह से बढ़ेगा, पेट में गैस की वजह से बढ़ेगा, ठीक है। तो उस सूरत में ये 2 घंटे में उसकी जब गैस ठीक हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाएगा, और मेडिसिन के नतीजे में डेफिनेटली उसका मैदा ठीक होगा। तो परमानेंटली भी इससे मैदा ठीक हो जाता है। आपने सिर्फ ब्लड प्रेशर को नोट करके आपने उसको मेडिसिन दी तो उसका मैदा भी ठीक हो जाएगा। अगर आपने केस टेकिंग प्रॉपर नहीं की हुई तो पेशेंट आपको बाद में बताएगा, डॉक्टर साहब ये मैदे की दवाई भी बड़ी अच्छी रही, उसके बाद मुझे मैदे का भी असर नहीं हुआ। और आप देखेंगे कि मैदे के लिए तो मैंने इसको दवाई दी, अगर आपने केस टेकिंग प्रॉपर नहीं की। अगर केस टेकिंग की हुई है और उसके मैदे के सिम्टम्स भी नहीं है, उसके साथ ब्लड प्रेशर है, तो फिर ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। दूसरा, काली आयोडाइड में पुरानी बीमारियां मिलेंगी आपको, जैसे मैदे की पुरानी चलती रहती है कि वो गाय आपको विजिट करता रहता है, 3 महीने के बाद आ गया, 6 महीने के बाद आ गया, साल बाद आ गया, मैदे की लामात भी उसको वापस आ जाती है, हफ्ते बाद वापस आ जाता है। एलोपैथी में तो रूटीन में एक आदत बन जाती है, खुराक के साथ उसको एंजाइम या मस्ट लेने पड़ते हैं। होम्योपैथी में उसको गैप मिल जाता है, लेकिन ऐसा ऐसा ये गैप बढ़ता जाता है और पेशेंट की ओर की तरफ चला जाता है। कैंसर के सिफिलिटिस जो होती है सिम्टम्स, उनमें जो है ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट रखती है। हड्डियों के दर्द वगैरह शुरू हो जाती है, कैंसर के दर्द होती है, उसमें जब ब्लड प्रेशर साथ बढ़ जाता है तो फिर ये काली आयोडाइड बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। अजान सुन काली आयोडाइड के बारे में हम बात कर रहे थे। 30 और 200 ये 3 डोजें होंगी 4 घंटे के वक्फे से। लाइकोपोडियम 30 और 200 4 घंटे के वक्फे से आप इसको कंटिन्यूस दे सकते हैं। आप जब तक मर्जी दे सकते हैं, जब ब्लड प्रेशर इसका नॉर्मल पे आएगा तब कर लीजिएगा। लाइकोपोडियम में आपको मैदे के प्रॉब्लम ज़्यादा मिलेंगी, मैदे की वजह से जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, पेट में गैस की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। मीठा खाने की ख्वाहिश लाइकोपोडियम में खास तौर पे आपको मिलेगी। गर्म खुराक खाने की ख्वाहिश, गर्म खुराक से मतलब मेरा मछली वगैरह या फिर ऐसा नहीं है। गर्म खुराक से मतलब हॉट फूड के गरम ले आओ, गरम नहीं है तो चला के बना मारे, तेरी माँ ने कुछ नहीं सिखाया। ये ब्लड प्रेशर आई है ना, तो उस सूरत में ये करेगा। तो ये गरम उस लिहाज में कह रहा हूँ कि जैसे गरम चाय, ऐसी फूड जो कि गरम हो, ऐसी फूड नहीं जिसकी तासीर हम गरम में ले लेते हैं कि जी ये गरम तासीर है, उसमें नहीं मैं बात कर रहा। मैं गरम की बात कर रहा हूँ, हॉट की। लाइकोपोडियम 30 और 200 4 घंटे के वक्फे से। इसके बाद जी लंबी चौड़ी लिस्ट है। एक दो आप सोच रहे होंगे कि एक दो दवाइयां दसो ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए, ऐडी लंबी चौड़ी चक्कर नहीं चल करना होता है। मेरे से अच्छी प्रैक्टिस ना कर लेंगे। नेट्रोम्योर आगे जो हम इग्नेशिया के बात कर रहे थे, नेट्रोम्योर जो है उसकी वो सेकेंडरी है। पहले इग्नेशिया इंडिकेटेड होती है, जब उसको प्रॉपर ट्रीट नहीं किया जाता तो पेशेंट जो होता है वो नेट्रोम्योर बन जाता है। तो नेट्रोम्योर 200 या 1 है, 10 मिनट के वक्फे से 3 डोजें देंगे। ये भी जब मेंटल शॉक की हालत में आ जाता है या ब्लड प्रेशर की इफेक्ट आ जाते हैं उसको कोमे की सूरत में जाने की सूरत में, तो कोमे की जा रहा है। इसमें वजह क्या बनेगी? गुस्सा या वही सदमा।
इसमें सदमा जो है वो खास तौर पे इमोशनल नहीं है, कोई भी हो सकता है। इसमें हाइपरथायरॉयडिज्म यानी कि जिनका गिलर्ड होता है, थायराइड ग्लैंड बड़े होते हैं, उनमें जब ब्लड प्रेशर आता है तो नेफ्रॉन और वहाँ पे बड़ा अच्छा काम करती है। शुगर वगैरह के पेशेंट जो होते हैं उनको जब ब्लड प्रेशर आता है तो वो रिलेटेड है, दोनों पेशेंट में मिल ही जाते हैं। शुगर में लाजमी आपको ब्लड प्रेशर मिलेगा, ब्लड प्रेशर के पेशेंट में कम अज कम कभी कभी आपको शुगर मिलेगी, लेकिन शुगर का पेशेंट अक्सर जो आता है तो आपको ब्लड प्रेशर का मिल जाता है। और इसमें जो ज़बरदस्त किस्म की इंडिकेशन होगी जो कि हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी वो होगी नमक खाने की ख्वाहिश। सारा घर कह रहा होगा आज नमक ज़्यादा है तो इसलिए कहेगा नमकदानी लेके आओ, नमक नहीं पाया तुझे, तो इसको शुरू से नमक एक्स्ट्रा डालने की आदत होगी। तो ये नेट्रोम्योर का पेशेंट होगा। नेट्रोमाइड एटम 3200 10 मिनट के वक्फे से 3 डोज हैं। 3200 पुरानी बीमारियों में पेशेंट आपका ट्रीटमेंट चल रहा है या वो मुख्तलिफ कोई फिर कैंसर हो सकता है या मुख्तलिफ और बीमारियाँ यानी कि स्टमक से रिलेटेड हो गई, लिवर से रिलेटेड हो गई, या कोई ऐसी बीमारियाँ जिनके साथ पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है, उनमें जो ब्लड प्रेशर का पेशेंट है उनमें ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो लेट्रोमाइड 3200 10 मिनट के वक्त से 3 डोजेज देने से बेहतर हो जाता है। इसके साथ जो सिम्टम्स होंगी वो दिल का दर्द होगा, जायना जिसे कहते हैं, चक्कर आएंगे, सांस की मुश्किल होगी यानी सांस लेने में मुश्किल उसको हो रही होगी, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, सांस लेने में मुश्किल हो रही है और पुरानी बीमारियों का पेशेंट है यानी कि उसको किडनी प्रॉब्लम हो सकती है, उसको कोई भी और पुरानी जिसमें हम क्रॉनिक जिसको हम कहेंगे कि जी वो एक रूटीन में मेडिसिन ले रहा है यानी एस्मे का पेशेंट हो सकता है, तो उसमें जब आपके पास वो पेशेंट आता है उसके साथ हार्ट पेन शुरू हो चुकी है, चक्कर आ रहे हैं और सांस लेने में मुश्किल हो रही है और पेरिकार्डाइटिस अगर उसका आप देखेंगे उसकी ईसीजी देखते हैं या आप डायग्नोस्टिक चार्ट उसका देखते हैं तो उसमें आपको मिलता है कि दिल की दरें जो झिल्ली है उसकी सोजिश में मौजूद है। तो ये नेट्रोमाइड उसको क्योर की तरफ ले जाती है यानी कि उसको मुकम्मल तौर पे ठीक कर देती है। 3200 10 मिनट के वक्फे से 3 डोज। एक मेरी फेवरेट मेडिसिन, फेवरेट तो डॉक्टर की कोई भी नहीं होनी चाहिए लेकिन कॉमनली जो यूज होती है वो फास्फोरस। मैं अक्सर इसके पेशेंट देखता हूँ। फास्फोरस 3200 10 मिनट के वक्फे से 3। फास्फोरस का पेशेंट जब आपके पास आएगा लंबा होगा, ज़हीन होगा, काफ़ी इंटेलिजेंट होगा। आप ज़हीन का कैसे पता लगेगा कि आप थोड़ी सी बात करेंगे तो वो उसको आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसको समझ आ गई है, या वो नेक्स्ट उसके बाद वाली की बात करता है तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जहानत के ज़ुमरे में आ रहे हैं। जो डल होंगे वो ब्राइटाकार में आएंगे, जो ज़हीन होंगे और कद लंबा है उनका वो फास्फोरस में आ रहे हैं। गुस्सा ज़्यादा पाया जाता है। इनकी जो वहाँ पे कलकरिया काम में हमने अंडे देखे थे उसकी ख्वाहिश है, यहाँ पे उसकी बर्फीली चीज़ें यानी बर्फ वाला ठंडा पानी, बर्फ वाला दूध, बर्फ वाली आइसक्रीम खाने की ख्वाहिश, ये इसकी ठंडी बर्फ वाली चीज़ों की ख्वाहिश होगी फास्फोरस के पेशेंट। अंधेरे का खौफ होगा, तूफान का खौफ होगा। अभी बाहर बादल ही आए हैं तो वो कहेगा डॉक्टर साहब मुझे पहले फारग कर दें, ऐसा ना हो कि आंधी चल जाए, मुझे बड़ा खौफ है। तो पेशेंट इस तरीका का ये फास्फोरस है। 3200 10 मिनट के वक्फे से 3 डोजें दें, ब्लड प्रेशर उसका नॉर्मल भी इंशाल्लाह ताला आना शुरू हो जाएगा। फ्लम्बामाइड एटम 3200 6 घंटे के वक्फे से, ये रूटीन में आप दे सकते हैं। इसकी डोजें जो है वो फिक्स करें, रूटीन में आप उसको दे सकते हैं। ये डीजनरेटिव प्रॉब्लम्स या बॉडी के अंदर चल रही हो यानी ऐसा पेशेंट आपके पास आता है जिसमें डीजनरेटिव चेंजेस चल रही हो यानी कैंसर का पेशेंट है, या कॉमनली आपको जो पेशेंट मिलेंगे कैंसर के नहीं मिलेंगे तो कॉमनली आपको मिलेंगे स्पाइनल कॉर्ड जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें ये डीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से उसको शायद शुरू होगी, जिसकी वजह से बाकी और प्रॉब्लम उसको शुरू होगी। लेकिन जब डीजनरेटिव चेंजेस उसका आप जब एक्सरे देखेंगे या एमआरआई देखेंगे तो उसमें वो फाइंडिंग्स में लिखा होगा कि इसकी जो बोन्स में डीजनरेटिव चेंजेस आ रही हैं, तो उस पेशेंट का जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और किसी मेडिसिन से ठीक होने पे नहीं आ रहा होगा तो प्लम्बा आयोडाइड जो है वो 3200 में 6 आवर 6 घंटे के वक्फे से जब देंगे तो इंशाल्लाह ताला ये
बेहतर होना शुरू हो जाए। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे फिर बात करूँ कि जब हम बात ब्लड प्रेशर की कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे भी आपको पिक्यूलियर सिम्टम मिल जाती है ना, यानी नक्सवमिका की बात को नाकाम रफा आजत मिल जाती है और बाकी उसकी सिम्टम्स मिल जाती है, तो चाहे वो पेशेंट कैंसर का है, रिगार्डलेस नक्सवमिका उसको ठीक करेगी, उसको क्योर की तरफ लेके जाएगी। ब्राउनिया में बार बार प्यास मिल रही है, कब्ज मिल रही है और वो बड़ा कंजूस तबाह का है, और जिस उसका स्ट्रक्चर आपने पढ़ा ही होगा, मुझे ज़्यादा डिटेल में क्योंकि आप मटीरियल मेरे का थोड़ी पढ़ रही है, तो ब्राउनिया देने से उसका कैंसर ठीक हो जाएगा। एड्स का पेशेंट होगा, आपके पास आया है, ये दूसरा, ये तमाम बीमारियां मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ जो कि मॉडर्न साइंस में उसको इनक्योरेबल कहते हैं जी, क्योरेबल है ही नहीं है। अगर बार बार मतली हो रही है, जुबान साफ है, तो फिर कौन सी जी एपिका, तो एपिका मुझे नहीं चाहिए। एपिका जो है वो उसके कैंसर को भी ठीक करे। तो ये रेमेडीज में सबसे पहले ये बताने का क्या मकसद है, बताने का मकसद ये है कि हम ब्लड प्रेशर को पढ़ तो रहे हैं, ब्लड प्रेशर की सिम्टम्स को हम देख तो रहे हैं, लेकिन हमारे ज़हन में ये होगा वी आर ट्रीटिंग द पर्सन इन डिजीज, नॉट डिजीज इन द पर्सन, कि हम उस बंदे को ठीक कर रहे हैं। इसीलिए मैंने इंडिविजुअली उसकी अलामात को डिस्कस कर रहा हूँ कि ये सिम्टम्स होंगे तो ये मेडिसिन काम करेगी, वरना ये लिबर्टी में आपको सारी रेमेडीज पड़ी मिल जाएंगी, लेकिन ये रेमेडीज ब्लड प्रेशर में ही काम कर रही हैं, लेकिन कौन से पेशेंट पे काम कर रही हैं, इसलिए मैं साथ इसको जरा डिटेल में बात कर रहा हूँ। इस वजह से थोड़ा सा लेक्चर भी लंबा हो रहा है, मुझे आधे घंटे में कहा तो थोड़ा सा लंबा हो गया। जलसीमियम जी 3200, 3 घंटे के वक्फे से खौफ है, इसको अंदेशा है, इसको ये खौफ होता है ऐ ना हो जाए, ऐ ना हो जाए, रसमें दवाई में खावांगा तो मैं ठीक जरूर हो जाऊंगा ना, ऐसे ना होवे कि अंदर ना मेरे को साइड इफेक्ट आ जाए कि मैं सारी दवाई खा के मौज ही छूट जाऊं। वैसे एक दोस्त ने मुझे जबरदस्त बात की, यार होम्योपैथी बड़ा जबरदस्त है कि बंदा जहर भी खा लेना होम्योपैथी का, तो उसे जब जीने की ख्वाहिश पैदा हो जाती है तब वो जहर असर करना शुरू कर देता है। तो ऐसा नहीं है, होम्योपैथी उसकी वो ख्वाहिश ही खत्म कर देगी जो नेचर से हटके है, यानी खुदकुशी करने की ख्वाहिश नेचर से हटके है ना। नेचर तो ये है कि जीने को दिल चाहता है और बेहतरीन लाइफ गुजारने को दिल चाहता है, तो फिर जब आप होम्योपैथिक मेडिसिन उसको अप्लाई करेंगे, ऐसी सूरत में जब उसको खुद को, जैसे हमने आरोमेट में पढ़ा, आरोमेट बार बार उसको इसलिए करा ताकि थोड़ा सा आपके खुदकशी की ख्वाहिश आरोमेट में हमने देखी, तो आरोमेट देने से उसकी खुदकशी की ख्वाहिश जो है वो ख़त्म हो जाएगी, वो बंदा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो वो ख्वाहिश उसकी ज़रूर ख़त्म होगी, लेकिन वो उस जहर की वजह से ही ख़त्म हुई है, ये भी उसके दिन में होना चाहिए। लैकेसिस, लैकेसिस एक बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। जब पेशेंट आपके पास आता है, मैंने कभी इसको फेल होते नहीं देखा। पेशेंट आपके पास आया है, उसकी सिम्टम्स स्टार्ट कब हुई है, उसका ब्लड प्रेशर कब स्टार्ट हुआ है, जब उसका सनेयास शुरू हुआ है, मेनोपाज। मेनोपाज मतलब जब उसके मेंसेस में ब्रेक आनी शुरू हुई, उसके हार्मोनल डिस्टर्बेंस शुरू हुई है, उस वक्त में जब उसको ब्लड प्रेशर आना शुरू हो गया, तो लैकेसिस की एक डोज ही उसको मुकम्मल क्योर करते हैं। अगर लैकेसिस 3200 इसमें थोड़ा सा लैकेसिस में ये भी पाया जाएगा, एक तो सनेयास है, दूसरा मर्दों में कब देंगे, मर्दों में सनेयास तो नहीं हम भूलेंगे। इसमें नींद के बाद इजाफा, नींद के जब सो के उठता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ाओ, तो वो लैकेसिस की बड़ी अच्छी सिम्टम है। जिसम से गाय बगाए सेक निकलता है, जिसे कहते हैं ना हॉट फ्लैशेस, जिसम से सेक निकलता है, लैकेसिस की ब्लड प्रेशर, ऐसा ब्लड प्रेशर जिसमें सर पे ठंडे पानी की एप्लीकेशन करने से सुकून मिलता हो। एक मदर टेंचर है ब्रेविया डिफ्यूजा, BOERHAAVIA डिफ्यूजा, मदर टेंचर। मदर टेंचर ये देंगे 4 घंटे के वक्त से, ये बहुत बेहतरीन इफेक्ट करता है। जैसे हमने वेल्फिया को डिस्कस किया, वेल्फिया को हमने इल्ज़ाम लगा दिया कि ये ब्लड प्रेशर को डाउन करता है, इसी तरह इस पर भी ये इल्ज़ाम लगता है कि ये ब्लड प्रेशर को डाउन करता है। किन में करेगा,
दिन में सर गर्म हो जाता है ब्लड प्रेशर की वजह से, उसको जब ठंडा टच करते हैं या दूसरा तो वो रूह तक पहुंच गई तासीर उसकी आई, तो वो ठीक होना शुरू होता है। तो ये इसके लिए बहुत अच्छा वैसा है। चक्कर आते हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, अकेले होने पे इजाफा होता है इसमें, नींद नहीं आती, सर में भारीपन होता है और चेहरे और टांगों पर सूजन भी होती है। आपको किसी और रेमेडी में ये नहीं मिला, ठीक है। ब्लड प्रेशर है और उसका चेहरा जो है उसमें स्वेलिंग नजर आ रही है, टांगों पे स्वेलिंग नजर आ रही है, तो ये मदर टेंशन वहाँ पे बहुत अच्छा, बहुत ही इफेक्टिव होगा। 4 घंटे के वक्फे से आप उसको दे सकते हैं। बायोकेमिक रेमेडीज, बायोकेमिक में फिल्केरिया फ्लोर पाराएक्स, सीशिया पाराएक्स, कालीफॉस पाराएक्स। कॉमनली ये होता है कि मैं बायोकेमिक की प्रैक्टिस जो है ना वो इतनी ज़्यादा, क्योंकि मैं साथ नहीं करता है जैसे, इसलिए इसकी सिम्टम्स मैं प्रॉपर आपको नहीं बता सकूँगा। ये इसकी सिम्टम्स जो है वो आपको इंटीरियर मेडिका से मिल जाएंगी, लेकिन जब किसी से भी फर्क ना पड़ रहा हो तो फिर मैं बायोकेमिक की तरफ आता हूँ। और ये कॉम्बिनेशन की सूरत में भी दे सकते हैं, ऐसे ब्लड प्रेशर बहुत बेहतरीन तरीके से रिकवर हो जाता है। इसको अकेले अकेले भी दे सकते हैं अगर सीशिया की सिम्टम्स नज़र आ रही हैं या कालीफॉस की सिम्टम्स नज़र आ रही हैं, और या आपको फिल्केरिया फ्लोर में आपको रिजिडनेस पाई जाएगी, उसमें गिल्टियाँ वगैरह होती हैं। सीशिया में आपको मुख्तलिफ किस्म के फोड़े मिलेंगे, स्किन की प्रॉब्लम मिल जाएंगी। कालीफास में आपको वीकनेस वगैरह का एहसास, वीकनेस उसको लेथार्जी है, ज़्यादा वो काम नहीं कर सकता प्रॉपर, तो कालीफास पे तो ये 3 जो है वो बड़े अच्छे जो है वो बायोकेमिक साल्ट हैं जो कि मदर टेंशन को, जो कि हाइपरटेंशन में काम करते हैं। अब आ जाते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन, ऐसा हाइपरटेंशन जिसकी कोई सिम्टम हमें नहीं मिली, उसको जैसे कि हमने स्टार्ट में कहा था कि जी एसिडिटी कुछ डिजीजेस की वजह से, ये तो हमने सारे डिजीजेस की सूरत में हमने किया ना, उसकी सिम्टम्स आ रही हैं। अब ऐसे हाइपरटेंशन, ऐसे ब्लड प्रेशर जिसमें कोई सिम्टम्स आ नहीं रही, जब ब्लड प्रेशर चेक करती है तो ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है, पेशेंट अपनी प्रॉपर लाइफ गुजार रहा है, यानी कि वो वोल्केनो पे बैठा हुआ है, आतिश पेशाब पे बैठा हुआ है, पता नहीं कब बढ़ जाए, लेकिन उसको सिम्टम्स नहीं पता है, सिम्टम्स नहीं आ रही, सिर्फ ब्लड प्रेशर उसको मिल रहा है। तो उस सूरत में एक बहुत अच्छा नुस्खा है, क्रेटिकस क्यू, ग्लोनाइन क्यू, पैसिफ्लोरा क्यू, मदर टेंशन। ये तीनों मदर टेंशन आप इकट्ठे भी कर सकते हैं, इनकी सिम्टम्स मिल जाती हैं तो केला भी दे सकते हैं। 5-5 कतरे 4 घंटे के वक्त से आप कर लेंगे। पैसिफ्लोरा इसके साथ पेशेंट को एडवाइस करें कि वो शराब नोशी तर्क कर दें, वो चिकनाई खत्म कर दें, ठीक है, अपनी लाइफ को प्रॉपर करें। अगर वो ठीक तरीके से एक्सरसाइज वगैरह प्रॉपर नॉर्मल अपनी लाइफ गुजारता है तो उसको ब्लड प्रेशर होगा ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें उसको साथ ज़रूर एडवाइस कीजिएगा। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला मैंने कोशिश पूरी की, मैं आपको अपना जो ब्लड प्रेशर से मुतल्लिक़ जो भी मेरे ज़हन में है आप तक पहुँचाने की कोशिश की। एक और चीज़, इसके साथ जो भी ट्रीटमेंट उस सूरत में जब आप कर रहे हैं, जब सिर्फ ब्लड प्रेशर डाउन करने के लिए आप कर रहे हैं, तो उसके साथ अगर आप उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी उसकी सिलेक्ट करके उसको प्रॉपर दे देते हैं तो फिर वो क्योर की तरफ जाएगा, वरना वो जस्ट लाइक एलोपैथी है, वो ये मेडिसिन ली, ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, मेडिसिन छोड़ेगा फिर वही। तो उस सूरत में आपको उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जैसे मैंने फास्फोरस बताई, जैसे मैंने फिल्केरिया का जिक्र किया, जैसे ब्रायोनिया का जिक्र किया, जैसे नेट्रोम्योर का जिक्र किया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं। इन पे आपको पेशेंट को तरफ देखें कि कौन सी रेमेडी पे आ रहा है या कौन सी सिम्टम पे आ रहा है, तो उसके आज से अगर आप दरमियान में उसको बनने में ही आप उसको दे देते हैं तो फिर ये वो क्योर की तरफ भी चला जाएगा।